के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हम सवाल उठा रहे हैं कि 27वीं तरमीम की कामयाबी, 27वीं तरमीम की मंजूरी और कामयाबी से इसकी इनफैक्ट मंजूरी और साथ ही साथ जो दर्जा हरारत में कमी लाने की कोशिशें हैं, ये दोनों चीज़ें क्या साथ साथ कामयाब हो सकती हैं। हमारे साथ अब प्रोग्राम के इस हिस्से में मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, खुशामदीद। इसार राना साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर तजज़ियाकार हैं। इसार राना साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं और साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, चंद लम्हों में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगा। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, आपके ख्याल में ये जो कोशिशें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ साबिक रहनुमाओं की तरफ से दर्जा हरारत को नीचे लाने के लिए शुरू हुई हैं, जिसमें कुछ तहरीक इंसाफ के असीरान से मुलाकातें हुई और उसके बाद अब वो मुलाकातें करने जा रहे हैं हुकूमती लोगों के साथ, आपके ख्याल में टेम्परेचर को नीचे लाने की ये कोशिशें कामयाब हो सकती हैं या इसके कितने इम्कानात हैं कि ये कामयाब होंगी? इससे पहले 2 खत लिखे गए हैं कोट लखपत के अहदेदारान नहीं है ना, जो 2 खत लिखे हैं कोट लखपत के तहरीक इंसाफ के असीरान ने, वो उन असीरान को भी आप साबिक ओहदेदारान कहेंगे? असद, शाह महमूद कुरैशी, इजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो खत निकाल के पढ़ लें। वो भी यही कह रहे हैं कि दर्जा हरारत नीचे लाएं, सियासी लोगों से बात करें, मुफाहमत करें। आज का शाह महमूद कुरैशी का वीडियो पैगाम भी देख लें, वो भी यही कह रहे हैं। तो कोई एक बंदा तो ये बात नहीं कह रहा। और अगर आप कहें तो अगर खुफिया राय शुमारी करा लें तहरीक इंसाफ में, उनके सोशल मीडिया का खौफ ना हो ट्रोल का, एक रेफरेंडम करा लें तहरीक इंसाफ के अंदर, तो इन 99% तहरीक इंसाफ जो है वो मुफाहमत के हक में वोट डाल देगी, चाहे MNAs हो, चाहे MPAs हो, चाहे ओहदेदारान हो। अगर पार्टी के अंदर कोई जमहूरियत हो और वो पार्टी के अंदर कोई इज्तिमाई राय के तहत फैसले होते हों, तो पार्टी की इज्तिमाई राय तो कई दफा मुफाहमत के हक में सामने आई है। सही है, लेकिन अमली तौर पर इस पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सका ना, ये बात भी है, क्योंकि शहबाज साहब ने सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम द चेयरमैन, जो चेयरमैन इमरान खान, उनके साथ मशरूत किया था ना इसको, जब उन्होंने खत लिखा था। नहीं, ठीक है, लेकिन बानी चेयरमैन ने अपने असीरान का खत रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था ना। वो बात अपनी जगह है कि एक फर्द वाहिद की जो राय है वो पूरी जमात की राय पर से अफजल है, एक फर्देवाद की सोच पूरी जमात की सोच से अफजल है। और वो कहते हैं कि जी वो तो हमें ये भी कहते हैं कई लोग के पाकिस्तान से भी ऊपर है वो आदमी, तो उसकी तो कोई नहीं कही जा सकती। जमात में मुशावरत का कोई फोरम नहीं है, वहां कोई इज्तिमाई राय, कोई वहां डिस्कशन नहीं हो सकती। कल्ट फॉलोइंग है, तो उसमें क्या किया जा सकता है? उसमें तो बेबसी है, पूरा मुल्क भी बेबस है और पूरी तहरीक इंसाफ भी बेबस है। फिर आईनी तौर पर सूबों को पाबंद किया जा सकता है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन में। फिर किसी सूबे ने भी कोई वाइब्रेंट बल्दियाती निजाम नहीं बनाया, डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं की। जिन सूबों में बल्दियाती निजाम मौजूद भी है वो भी डमी बल्दियाती निजाम है। किसी मेयर के पास, किसी के पास, नाज़िम के पास कोई इख्तियारात नहीं है। सारा फाइनेंशियल कंट्रोल सूबों के वजीर आला ने अपने पास रख लिया है, मरकज से लेकर। फिर मरकज उस पर भी बात कर सकता है कि जी आप सिंपल, अगर आप सूबों ने NFC लेना है तो फिर PFC में देना नहीं आगे। अगर सूबों वफाक से सूबों में इख्तियार लेना है तो सूबों ने आगे जिलों में यूनियन काउंसिल्स में इख्तियार देना नहीं है। ये डिबेट तो अपनी जगह मौजूद है कि 140 में तरमीम की जाए और ये जो हो, तो वो तो मेरे ख्याल में उस पर फिर पीपल्स पार्टी से इन प्रिंसिपल बात हो सकती है कि सिंध का बल्दियाती निजाम कितना बाख्तियार है, KP का बल्दियाती निजाम कितना बाख्तियार है। पंजाब में बल्दियाती निजाम मौजूद ही नहीं है, ना PTI की हुकूमत ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराए, ना मौजूदा हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात कराए पंजाब में। पंजाब तो महरूम ही रहता है बल्दियात से अक्सर। आप देखें 4 साल PTI की हुकूमत रही पंजाब में, उससे पहले शहबाज शरीफ दौर में मौजूद थे, लेकिन वो भी बहुत लागर और कमजोर बल्दियाती निजाम था पंजाब के मुकाबले में। अक्सर फवाद चौधरी साहब कहते रहे हैं कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं है और वजीर आला की मर्जी है कि वो सारे पैसे लाड़काने में लगा ले या लाहौर में लगा ले, वो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो 18वीं तरमीम की रूह के मुताबिक नहीं हुई हैं। और वो अगर आप 18वीं तरमीम की रूह के मुताबिक सूबों ने काम नहीं किया तो क्या वफाक उसको रिविजिट नहीं कर सकता? इस पर पीपल्स पार्टी से जरूर बात हो सकती है।
ऑफ जुडिशरी की बात कर रहे हैं, इसमें मुजम्मिल साहब क्या ये जो यही चले, मैं नुकता आपके सामने भी रख देता हूँ, फिर इस पर बाद में साद रसूल साहब की राय लेता हूँ कि क्या आपके ख्याल में जजों के तबादले का इख्तियार अगर जुडिशल कमीशन के पास आ जाता है, जहाँ पर समहाउ गवर्नमेंट के ख्यालात को ही अभी तक सक्सेस मिली है, यानी गवर्नमेंट जो चाहती थी उसी को मेजोरिटी मिल गई उस जुडिशल कमीशन में, तो क्या आपके ख्याल में ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है? क्यों बाकी साथी जजेस ने वोट नहीं डाले उसमें? आप मेरी बात समझें, क्या जुडिशल कमीशन में जजेस की तादाद कितनी है और हुकूमती जमात की तादाद कितनी है? जजेस की तादाद ज्यादा है। अब अगर जजेस की तादाद राय आपस में स्प्लिट है और उस स्प्लिट के नतीजे में कोई फैसला अक्सरियत से हो जाता है, तो आप उसको हुकूमती फैसला तो नहीं कह सकते। आप उन जजेस की राय को फौकियत दे रहे हैं जो दूसरी राय रखती है, हुकूमती अरकान उस राय को अहमियत दे रहे हैं जो वो। मैंने मुजम्मिल साहब ये नहीं कहा कि ये हुकूमती फैसला है, मैंने कहा कि हुकूमती जो ख्याल था उसको वहां पर पजीराई मिली है, अभी तक ये सारे फैसले बताते हैं, तो ये तो फैक्ट है। मैं ये समझता हूं कि जजेस के दरमियान जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था उसमें से कोई एक ओपिनियन जो है वो अक्सरियती राय हासिल कर लेता है, एक ओपिनियन अकलियती राय हासिल कर लेता है। तो क्या महज ये इत्तेफाक है कि आज तक गवर्नमेंट को किसी भी एक चीज में शिकस्त नहीं हुई, जुडिशल कमीशन में जो चाहा उन्होंने उनको हिमायत मिल गई? इसको आप गवर्नमेंट के वो चीफ जस्टिस का ओपिनियन रहा है, मैं कह रहा हूं वो जुडिशरी के सीनियर्स का ओपिनियन है जिसको फौकियत हासिल हुई, जिसको कामयाबी हासिल हुई। मैं समझता हूं वो तो जुडिशरी के सीनियर्स का, चीफ जस्टिस का ओपिनियन है जो प्रिवेल किया हर दफा। मैं गुजारिश करूं ना वो कोई जजेस के ओपिनियन के वोट के बगैर गवर्नमेंट ने अपने वोटों से ओपिनियन प्रवेल करा लिया है, उसको चीफ जस्टिस और उनके साथी जजेस के ओपिनियन ने वो उस वोट से वो प्रवेल हुआ है। और इसी तरह से एहसन भोन साहब का भी जो ओपिनियन है वो गवर्नमेंट का ओपिनियन नहीं है, वो तो बार का ओपिनियन है। छोटी सी बात आपकी इजाजत से, मुजम्मिल साहब ओपिनियन है, बार का ओपिनियन गवर्नमेंट का ओपिनियन तो नहीं है, बार ऑपोजिशन की भी हो सकती है। जी सही है। मुजम्मिल साहब इसमें गुजारिश है, हो सकती है जी। मुजम्मिल साहब, साद रसूल साहब एक जुमला कहने की इजाजत मांग रहे हैं। जी साद साहब। जी मुजम्मिल साहब इसमें गुजारिश है कि इस वक्त तक जुडिशल कमीशन ने जितने भी फैसले आईनी बेंचेस के पर्सपेक्टिव के अंदर किए हैं उसमें जजेस की मेजॉरिटी उसके खिलाफ थी। मैं आपको उसकी एग्जांपल दे देता हूं। जब जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की एलिवेशन की तो सिर्फ अमीनुद्दीन खान साहब ने उसके हक में वोट किया था। चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी जज मंसूर अली शाह, उनके बाद मुनीब अख्तर, इन सब लोगों ने उसके खिलाफ वोट किया था। इसी तरह जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तकर्री करनी थी तो सिर्फ गवर्नमेंट के वोटों के साथ और एक अमीनुद्दीन खान साहब के वोट के साथ, अगर मैं गलत नहीं, माजरत अगर मैं इसमें से कोई एक नंबर आगे पीछे कर रहा हूं, तो उसके साथ वो अपॉइंटमेंट्स हुई थी। जितने भी जजेस सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल कमीशन के अंदर मौजूद थे उनमें से एक के अलावा सब ने उसके खिलाफ वोट दिया था। तो असद साहब का और बाकी भी हम सब का सर सवाल यह है कि अगर नॉन जुडिशल लोग, ख्वा वो ऑपोजिशन के हों, ख्वा गवर्नमेंट के हों, ख्वा बाहर हों, वो नॉन जुडिशल लोग जो अदालतों के सामने फरीक होते हैं किसी भी मुकदमे के अंदर, अगर वो ये फैसला करेंगे कि बेंच कौन सा बनेगा और जुडिशल कमीशन का फैसला क्या होगा, तो इसमें उस तरह की इंडिपेंडेंस नजर नहीं आती। जी मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूं साद रसूल साहब इस बात पर। पूरी दुनिया में जजेस की जो तौसीक है वो पार्लिमानी कमेटियां करती हैं, बल्कि जजेस का एहतसाब भी जो है वो पार्लिमानी कमेटियां करती हैं। हमारे यहाँ चूंकि आपने पार्लिमान को बेतौकीर किया है, पार्लिमान की कमेटियों को बेतौकीर किया है, तो आप समझते हैं कि जज जो है वो पार्लिमानी अरकान से, पार्लिमानी नुमाइंदों से कोई अफजल और मुकद्दस चीज है। मैं ये बात नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी अपनी जगह बरकरार रहनी चाहिए और उसका तकद्दुस जो है वो अदलिया के हवाले से बरकरार रहना चाहिए। दुनिया के जिन ममालिक में सुप्रीम कोर्ट के जजेस पार्लियामेंट्री कमेटीज लगाती हैं वहां अदलिया आजाद नहीं है। वो हुकूमती कमेटियां या हुकूमती मेंबरान के वोटों से जब जज लगते हैं तो वो जज आजाद नहीं होते, क्योंकि वहां उन पार्लियामेंट्री कमेटीज में वो वाला सिस्टम कर लेते हैं, इन जजेस की पब्लिक डिबेट करवाते हैं, फिर जो नेशनल टेलीवाइज्ड होगी सब लोग उनसे सवाल पूछेंगे। मैं आपकी दलील के जवाब में एक दलील दे रहा हूं कि जो दलील आपने हाथ दी है कि चूंकि जी पार्लिमानी नुमाइंदों के वोट से बनते हैं तो फिर वो फरीक होते हैं, और वो फरीक होते हैं तो वो फिर उनको वोट नहीं देना चाहिए। तो दुनिया के कई कामयाब जमहूरी ममालिक में ये निजाम
निजाम मौजूद है और वहां अदलिया भी आजाद है, लिहाजा मुझे आपकी दलील में वजन नहीं नजर आता है। दुनिया के ऐसे निजाम भी मौजूद हैं जहां पे जजेस इलेक्ट होते हैं, लेकिन उनका पूरा निजाम फर्क है, अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस हमारे पार्लियामेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन लेकिन साथ साथ इसमें जो पाकिस्तान का 70 साल से अदालती निजाम था वो पाकिस्तान के आम आदमी को और पाकिस्तान के सियासतदानों को इंसाफ नहीं दे सकता। सही है, लेकिन इसार राना साहब इसका मसला ये है ना, वज़ीर-ए-आज़म को फांसी भी लगाया जहां इसने असेंबलियां भी तोड़ी, जहां इतने आमरों को आइन में तरमीम का भी इख्तियार दिया। ये अदलिया आजादी के नाम पर जितना इसने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है, हमें इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। इन्होंने यहाँ से अक्सरियती फैसले भी दिए हैं, इसमें एक आमिर को आइन में तरमीम का हक भी दिया है। आज ये पार्लियामान की तरमीम का हक नहीं मान रहे, आमिर को देने के लिए तैयार बैठी थी ये अदलिया। ठीक है, बिल्कुल सही है। आपका नुक्ता ये बड़ा अच्छा है कि आपने कहा कि मैं इजाजत दीजिएगा सर, मैं इसार राना साहब के सामने जरा सवाल रख दूं। इसार राना साहब,